हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 26। तो दोस्तों, हमारे 25 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, और उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न देखेंगे इसमें। पहला प्रश्न है इसमें, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 19? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 51 किस भाग में है? सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे, भाग जो है 4 में है। और भाग 4 किससे संबंधित है? ये डीपीएसपी से संबंधित है। डीपीएसपी का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और दोस्तों, इनमें किस अनुच्छेद से कहाँ तक वर्णन है? 36 से लेके जो 51 सभी अनुच्छेद हैं, ये डीपीएसपी के बारे में बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, 36 से 51, इसी में एक अनुच्छेद है 51। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली या फिर चंडीगढ़? तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, वो है दिल्ली। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हुआ। दोस्तों, जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि एक किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और जनसंख्या घनत्व किस राज्य की पूछे सबसे अधिक है, तो वो सबसे अधिक है बिहार राज्य की। किसकी है? बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में सबसे अधिक लोग बिहार में निवास करते हैं। कुल कितने? 1106 लोग, 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर इसमें निवास करते हैं, यानी कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर कुल 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, तो इसका जनसंख्या घनत्व है 17। ठीक है दोस्तों, और भारत का, पूरे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 384 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। 384 है जनसंख्या घनत्व भारत का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, जीवित जीवों के संरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? जीन, कृत्रिम क्रमिक विकास, डीएनए या फिर जीवाश्म? तो जो जीवित जीव होते हैं उनके जो अवशेष संरक्षित किए जाते हैं या संरक्षित होते हैं, उनको कहते हैं जीवाश्म। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। इनको क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। तो दोस्तों, जीवाश्मों का जो अध्ययन किया जाता है इसको कहा जाता है पेलियोंटोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? PALEANTOLOGY, पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान को। ठीक है दोस्तों, और जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं? जीवाश्म ईंधन जैसे कि दोस्तों कोयला है, पेट्रोल है, और जो प्राकृतिक गैसें हैं, ये सभी ये सभी जो है प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला, ये सभी क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन, इन्हीं को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, हॉकी में गोल्डन गोल नियम के अनुसार वह टीम जो अतिरिक्त दिए गए समय में गोल करती है घोषित की जाती है। उपविजेता, हारी हुई, विजेता या कमजोर? तो इसका सही आंसर है उस टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जब अतिरिक्त समय दिया जाता है दोनों टीमों को, जिसमें से कोई भी टीम अगर गोल कर देती है तो उसको विजेता घोषित किया जाता है। और दोस्तों, इस जो गोल किया जाता है उसको कहा जाता है गोल्डन गोल। उसको क्या कहते हैं? गोल्डन गोल उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान को किस संविधान से लिया गया है? जापान के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से या फिर आयरलैंड के संविधान से? तो दोस्तों, भारत में जो नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी को जो लिया गया है, ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, वर्ष 1760 में वांडीवास के युद्ध में, किस युद्ध में? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज जो जनरल थे
फ्रांसीसी जनरल डी लाली को पराजित किया था? तो कौन से अंग्रेज जनरल थे जिन्होंने फ्रांसीसी जनरल डी लाली को पराजित किया था? विलियम हॉकिंस, इरविन वेलेजली या फिर आयरकूट? तो इसका सही आंसर है आयरकूट। आयरकूट जो कि अंग्रेज जनरल थे और फ्रांसीसी जनरल डी लाली के बीच एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था वांडीवास का युद्ध। ये कब हुआ था? 1760 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजी जनरल विजय हुए थे। ठीक है दोस्तों, कौन हुए थे? आयरकूट इसमें विजयी हुए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान में वर्णित सरकार की संसदीय व्यवस्था का प्रारूप किस देश के संविधान के आधार पर तैयार किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो वर्णित है, क्या वर्णित है? संसदीय व्यवस्था का जो प्रारूप है वह संविधान के आधार पर तैयार किया गया है। ये किस देश से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखते हैं, फ्रांसीसी प्रारूप से है, सोवियत प्रारूप, ब्रिटिश प्रारूप या फिर यूएस प्रारूप? तो इसका सही आंसर है ये ब्रिटिश प्रारूप से लिया गया है संसदीय व्यवस्था का प्रारूप। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल घर्षण ऊर्जा, कुल ऊष्मीय ऊर्जा या फिर कुल स्थितिज ऊर्जा? तो दोस्तों, जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग किया जाता है तो इसको बोलते हैं कुल यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, कुल यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं जनता द्वारा चुने हुए, प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए, अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए या फिर पार्षदों द्वारा चुने हुए? तो दोस्तों, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए होते हैं। कैसे चुने हुए होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का, इसलिए इनको कहा जाता है अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, वर्ष 2004 में किसानों के हित में गठित राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? वर्गीस कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, नमल्लावार या फिर ई श्रीधरन? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन इसका सही आंसर होगा। 2004 में किसानों के हित के लिए एक राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की थी जिसकी अध्यक्षता हमारे एम एस स्वामीनाथन ने की थी। किसने की थी? एम एस स्वामीनाथन ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो केंद्र शासित प्रदेश में जो कि पुदुचेरी है उसमें विधानसभा का गठन 1971 में, 1963 में, 1992 में या फिर 1996 में? तो इसका सही आंसर ये किया गया था 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में पुदुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 12 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, थॉमस रो या फिर जेम्स बिल? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की थी ये की थी विलियम जोन्स ने। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और ये कब की थी? 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकते हैं। तो वो क्या होता है? धातुएं होती हैं, तत्व होते हैं, अणु होते हैं या फिर कोलाइड होता है? तो इसका सही आंसर है ये एक कोलाइड मिश्रण होता है। इस कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है जो नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, जिसके इतने सूक्ष्म कण होते हैं लेकिन इतने बड़े भी होते हैं कि उनको प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? कोलाइड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन कहलाता है, क्या कहलाता है? जड़त्व, घर्षण, संवेग या फिर बल? तो किसी वस्तु के जो द्रव्यमान का मापन होता है ये कहलाता है जड़त्व। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इसको क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? टेनिस से, बास्केटबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट? तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से इसका संबंध है। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 2002-3 से। 2002
1903 से इसकी शुरुआत की गई थी और इसको एक घरेलू क्रिकेट के रूप में खेला जाता है। किसमें? घरेलू क्रिकेट के रूप में खेला जाता है। और एक क्रिकेटर हैं विजय हजारे, जिनके नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है विजय हजारे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब से लागू हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें एक मिस्टेक है, लागू मत कीजिएगा, यहाँ पर कर दीजिएगा अपनाया गया। जम्मू कश्मीर का जो संविधान था कब से अपनाया गया? 21 दिसंबर 1965, 17 नवंबर 1956 कीजिएगा यहाँ पर, 1956, 23 जनवरी 1950, 19 जुलाई 1986। तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर का जो संविधान था ये अपनाया गया था 17 नवंबर 1956 को। कब अपनाया गया था? 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1957 को ये लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1957 को ये लागू किया गया था। अगला प्रश्न है 17, निम्न में से कौन सा एक बहुपरमाणु तत्व है? सल्फर है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है या फास्फोरस है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सल्फर। सल्फर एक बहुपरमाणु तत्व है। सल्फर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है S, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 16। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है सल्फर। अगला प्रश्न है 18, औपचारिक रूप से भारतीय संविधान का कार्यान्वयन कब से लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 से, 26 जनवरी 1950 से, 26 नवंबर 1950 से या फिर 26 जनवरी 1952 से। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान का जो कार्यान्वयन यानी कार्य शुरू हुआ था वो भी ऑफिशियल, ये कब से शुरू हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 19, किसी अणु का सापेक्षिक द्रव्यमान किस रूप में व्यक्त किया जाता है? अणु द्रव्यमान इकाई में, द्रव्यमान संख्या में, परमाणु द्रव्यमान इकाई में या फिर परमाणु क्रमांक में? तो इसका सही आंसर है सापेक्षिक द्रव्यमान जो व्यक्त किया जाता है ये किया जाता है परमाणु द्रव्यमान इकाई में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1947 में, 1952, 1950 या 1954? तो जो योजना आयोग थी इसका जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 में इसका गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद जो 1 जनवरी 2015 में इस योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका 1950 सही होगा। अगला प्रश्न है 21, निम्न में से कौन सा बहिर्वेदी ज्वालामुखी भूभाग नहीं है? काल्डेरा, डाइक, क्रेटर या फिर सिंडर कौन? तो दोस्तों ज्वालामुखी का जो बाहर का हिस्सा होता है, बाहरी भूभाग, वो कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 डाइक। दोस्तों काल्डेरा, क्रेटर और सिंडर कौन ये सभी जो हैं बहिर्वेदी भाग होते हैं ज्वालामुखी के, लेकिन जो डाइक होता है ये अंतर्वेदी होता है। क्या होता है? अंतर्वेदी होता है। जो मैग्मा होता है अंदर ज्वालामुखी के वो दरारों में इकट्ठा हो जाता है। दरारों में इकट्ठा होने के बाद जो ठंडा हो जाता है तो ये दीवारों का रूप धारण कर लेता है, दीवारों के संरचना के आकार का रूप धारण कर लेता है, तो इसी को डाइक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 22, भारतीय संसद द्वारा पारित औद्योगिक नीति प्रस्ताव IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन 1956 के अनुसार कितने वर्गों में उद्योगों को विभाजित किया गया है? तो जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में आई थी इसमें उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन देखेंगे, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में, 2 वर्गों में या फिर 3 वर्गों में? तो इसका सही आंसर है इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। इसमें कौन कौन से थे? अनुसूची ए, अनुसूची बी और अनुसूची 3, इन 3 भागों में इनको उद्योगों को विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है 23, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे बनी होती है? सेलुलोज से, कोशिका भित्ति झिल्ली की, नाभिक झिल्ली की, आणविक झिल्ली की? तो दोस्तों जो पादप कोशिकाओं की जो झिल्ली होती है, पादप कोशिकाओं की झिल्ली होती है सेलुलोज की बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है, पेंगोंगसो झील पेंगोंगसो झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर या फिर हरियाणा में? तो दोस्तों पेंगोंग जो झील है ये किस राज्य में है?
जम्मू कश्मीर। दोस्तों ये पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में ये लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में स्थित है पेंगोंग झील। ऑप्शन नंबर इसका 3 यहाँ पर सही होगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है लद्दाख। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, जब आप किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो उस वस्तु पर कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, उत्प्लावन बल या फिर आकर्षण बल? तो इसका सही आंसर है उस पर बल लगता है उत्प्लावन बल। कौन सा बल लगता है उस पर? उत्प्लावन बल लगता है। ये क्या होता है, किसी द्रव में जब डुबाते हैं किसी वस्तु को, तो द्रव के द्वारा जो ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। और ये उत्प्लावन बल का जो सिद्धांत दिया था, ये दिया था आर्किमिडीज ने। किसने? आर्किमिडीज के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी जल आधारित उत्पादन मत्स्य पालन पद्धति का एक प्रकार नहीं है? यानी कि मत्स्य पालन यानी कि जल आधारित जो उत्पादन किए जाते हैं उससे उस पद्धति से संबंधित नहीं है। वाटर कैलट्रॉप, एपीकल्चर, अल्गा कल्चर या फिर फिश फार्मिंग? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अल्गा कल्चर जो है ये जल आधारित उत्पादन से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये कृषि से संबंधित है। इसमें क्या होता है, शैवालों का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन? शैवालों का, जो कि वाटर कैलट्रॉप, एपीकल्चर, फिश फार्मिंग ये सभी जल आधारित उत्पादन है। अगला प्रश्न है 27, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो किस आंदोलन से? रोलेट सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? तो इसका सही आंसर है भारत करो या मरो का जो नारा था ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। उसी समय क्या दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अखिल भारतीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो सम्मेलन हो रहा था उसी समय यह प्रस्ताव पारित किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 28, मिसिसिपी नदी निम्न में से किस देश में स्थित है? वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, कनाडा? तो इसका सही आंसर होगा जो मिसिसिपी नदी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। मिसिसिपी नदी की जो नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3770 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रंगराजन, एन के सिंह, वाई बी रेड्डी या विजय केलकर? तो इसका सही आंसर है वाई बी रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों यहाँ पर वित्त आयोग वर्तमान में कितने बन चुके हैं? ये 16वां वित्त आयोग बन चुके हैं, 16। वित्त आयोग का जो संबंध है ये है अनुच्छेद 280 से। किससे है? अनुच्छेद 280 से है। और ये वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के लिए किया जाता है। जो पहले वित्त आयोग थे वो थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी पहले वित्त आयोग थे। उसके बाद ये 14वें नंबर के वाई बी रेड्डी और 15वें नंबर के एन के सिंह। कौन थे? 15वें नंबर के एन के सिंह। और जो अभी वर्तमान में 16वें नंबर के हैं ये हैं अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है, फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है? श्वेत कार्ड का, गुलाबी कार्ड, हरा कार्ड या पीला कार्ड? तो इसका सही आंसर है पीला कार्ड। खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है? पीला कार्ड का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जब रेड कार्ड यानी कि लाल कार्ड का प्रयोग किया जाता है किसी भी खिलाड़ी को पिच छोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है 31, भारतीय योजनाओं के निर्माण का शिल्पकार किसे कहा जाता है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस, महात्मा गांधी, थॉमस सोवेल, जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर है प्रशांत चंद्र महालनोबिस या फिर पीसी महालनोबिस। इनको भारतीय योजनाओं के निर्माण का शिल्पकार कहा जाता है। इनको दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संस्थान का जनक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1932 ईस्वी में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी पीसी महालनोबिस ने। अगला प्रश्न है 32, भारत के किस भाग में भारतीयों के प्रभुत्व वाली सूती मिलें स्थित थी?
पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, या पश्चिमी भाग, या दक्षिणी भाग? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी भाग में। कहां पर? पश्चिमी भाग में भारतीयों की प्रभुत्व वाली सूती मिलें स्थित थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों सबसे अधिक जो कपास का उत्पादन किया जाता है, कपास कपास से ही ये सूतें बनाई जाते हैं, तो कपास का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में है, गुजरात के बाद उसके बाद महाराष्ट्र में है। इसलिए सबसे अधिक जो सूती मिलें थी वो पश्चिमी भाग में स्थित थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी, पत्तदकल, हलेबीडु, या ऐहोल में? तो इसका सही आंसर है विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कर्नाटक में स्थित है विट्ठल स्वामी मंदिर। और इनका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया गया था जो विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे जिनका नाम था देवराय द्वितीय। क्या नाम था? देवराय द्वितीय। उन्होंने इस विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 34, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन, शुष्क वन, मानसूनी वन, या फिर मरुस्थलीय वन? तो जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं, जो होते हैं, वो उनको कहा जाता है सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, इनको बोला जाता है सदाबहार वन। अगला प्रश्न है 35, वर्ष 1930-31 में भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में, कलकत्ता में, लंदन में, या फिर दिल्ली में? तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन था ये आयोजन किया गया था लंदन में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1930-31 में हुआ था, और इसका आयोजन लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 36, निम्नलिखित में से कौन सी शैली कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापत्य वास्तुकला से संबंधित है? नव रोमन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, या फिर इंडो अरेबियन? तो विक्टोरिया मेमोरियल की जो स्थापत्य वास्तुकला है ये है इंडो अरेबियन। कौन सी है? इंडो अरेबियन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये विक्टोरिया मेमोरियल ये कहाँ स्थित है? ये है पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है, योजना आयोग है, योजना आयोग क्या है? असंवैधानिक निकाय, राजनीतिक निकाय, संवैधानिक निकाय, या फिर सांविधिक निकाय? तो योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? असंवैधानिक। अगला प्रश्न 38, प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम तमिल संगम का कन्याकुमारी, गंगकोण चोलपुरम, पुहार, या फिर मदुरई? तो जो पहली तमिल संगम थी इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था मदुरई। मदुरई में इसका आयोजन किया गया था। जो तमिल संगम था ये क्या था? साउथ के लोगों का एक ग्रुप था, इसी को कहा जाता है तमिल संगम। वहां के साहित्य को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसने औषधियों के संबंध में प्राचीन विज्ञान पर आधारित पुस्तक लिखी थी? तो वाराहमिहिर, पिंगल, भास्कर द्वितीय, या फिर चरक ने? तो इसका सही आंसर है चरक ने जो प्राचीन विज्ञान पर आधारित पुस्तक लिखी थी वो भी किस पर? औषधियों के संबंध में। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन थी? चरक संहिता। कौन सी थी? चरक संहिता इनके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा चरक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है, लाओस को थाईलैंड से कौन सी नदी अलग करती है? येल नदी, साल्विन, छिंदवन, या फिर मेकांग? तो इसका सही आंसर है लाओस को थाईलैंड से अलग करती है मेकांग नदी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 41, 19वीं शताब्दी में विष्णु शास्त्री पंडित ने किस संगठन की स्थापना की थी? विधवा पुनर्विवाह संगठन, गदर पार्टी, आजाद हिंद फौज, या फिर स्वराज पार्टी? तो इसका सही आंसर है पंडित विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संगठन की स्थापना की थी। और यह कब की गई थी? 1850 ईस्वी में। कब की गई थी? 1850 में विधवा पुनर्विवाह संगठन की स्थापना। अगला प्रश्न है 42, पृथ्वी की किस सतह को एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है? आंतरिक क्रोड़ को, सतह, दरारें, या भूपर्पटी, या फिर महासागरीय भूपर्पटी?
तो एस्थेनोस्फीयर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है भूपर्पटी को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये जो एस्थेनोस्फीयर है, ये दुर्बल तापमंडल इसको कहते हैं। ये स्थल मंडल के नीचे पाया जाता है। किसके नीचे? स्थल मंडल के नीचे पाया जाता है, स्थल मंडल के नीचे। अगला प्रश्न है 43। लोकसभा और प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव हर वर्ष में होते हैं। कितने वर्ष में होते हैं? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो इसका सही आंसर है लोकसभा प्रत्येक राज्य विधानसभा के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। कब होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 44। स्टिक के द्वारा हिटिंग, स्टॉपिंग, ड्रिबलिंग करने की जो गतिविधियों से संबंधित खेल कौन सा है? हॉकी, खो खो, हैंडबॉल या फिर कबड्डी? तो किस खेल में स्टिक के द्वारा हिटिंग की जाती है, स्टॉपिंग की जाती है और ड्रिबलिंग की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हॉकी में ये सभी किए जाते हैं। हॉकी में दोस्तों कितने प्लेयर होते हैं? इसमें 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी में टोटल कितना टाइम होता है? ये होता है 60 मिनट का इसमें टाइम दिया जाता है, जो कि 3 भागों में विभाजित किया जाता है 20-20 मिनट के। अगला प्रश्न है 45। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड, मिंटो, माउंटबेटन या फिर इरविन? तो इसका सही आंसर है जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। कौन थे? चेम्सफोर्ड था उस समय भारत का वायसराय। अगला प्रश्न है 46। छोटी आंत के मध्य भाग को क्या कहते हैं? जो पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य स्थल है, उसको क्या कहते हैं? ग्रहणी, डायाफ्राम, शेषात्र या फिर मध्यांत्र? तो इसका सही आंसर है उसका जो बीच वाला भाग होता है, उसके मध्य वाला भाग, उसको कहा जाता है मध्यांत्र। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ग्रहणी, मध्यांत्र, उसके बाद शेषांत्र। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको जेजुनम, इसको बोलते हैं मध्यांत्र को जेजुनम। अगला प्रश्न है 47। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में वित्तीय क्षेत्रों द्वारा नियंत्रित है? आईडीबीआई, एसबीआई, आरबीआई या फिर सिडबी? तो इसका सही आंसर है आरबीआई। आरबीआई एक ऐसी एजेंसी है जो भारत में वित्तीय क्षेत्रों द्वारा नियंत्रित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 48 है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर, भावर, चरनोजम या फिर खादर? तो इसका सही आंसर है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। और जो नई जलोढ़ होती है उसको कहा जाता है खादर। जो नई जलोढ़ होती है उसको बोला जाता है खादर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49 है। निम्न में से किस खेल में चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द का प्रयुक्त होता है? मुक्केबाजी, खो खो, कुश्ती या जूडो? तो किस खेल में चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है खो खो। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। खो खो में चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 50। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? अंजू, बॉबी जॉर्ज, हिमा दास, साक्षी मलिक या फिर मनिका बत्रा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं और इन्होंने पहला जो पदक जीता था वो 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा जीता था? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। तो दोस्तों हमारे जीके जीएस के 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आगे आप ऐसे प्रैक्टिस सेट और पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।